हेलो गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छे ढंग से चल रही होगी, है ना। आज का सेशन काफ़ी शानदार होने वाला है, लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में केवल हम लोग जो बात करेंगे वो केवल ऑब्जेक्टिव की नहीं होगी बल्कि सब्जेक्टिव की होगी, है ना। और सब्जेक्टिव का अपना एक इम्पॉर्टेंट होता है और उसी इम्पॉर्टेंट को लेकर के आज हम लोग कवर करेंगे 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को, है ना। तो जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इस पार्ट को देखेंगे और अपने रिवीजन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे पूरे चैप्टर यानी 16 का 16 चैप्टर से 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को लाए हैं, ठीक है। तो एक भी आप चैप्टर का या एक भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जिस पार्ट को आप स्किप कीजिएगा उसी से क्वेश्चन आपको लड़ जाए, है ना। तो ये गलती नहीं करना है, पूरा का पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। और साथ ही साथ ऑलरेडी बिहार बोर्ड का जो 2026 का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो जो बच्चे 2026 के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए वो प्लेलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखें, उन सारे वीडियो को, तो आप जरूर देखें और आगे भी आपका ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, है ना। तो जो भी नए व्यूवर्स है क्या करेंगे, नए व्यूवर्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ताकि आपका मार्क्स जो है 10 से 15% बढ़ जाए, है ना। तो आपको केवल करना क्या है, मेरे साथ जो भी क्वेश्चंस वगैरह करवाया जा रहा है उसको अच्छे ढंग से करके जाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए क्या करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आदर्श विलयन की 3 विशेषताएं लिखिए, है ना। आदर्श विलयन के बारे में आप पढ़ चुके होंगे, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, कितने बच्चे को पता है आदर्श विलयन किसे कहते हैं, ना। चलिए आदर्श विलयन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं। ओके देखिए ध्यान से, है ना। तो नाम से है आदर्श विलयन, है ना, कि 3 विशेषताएं लिखिए। सबसे पहले समझेंगे ये आदर्श विलयन क्या है, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, ना। तो आदर्श विलयन आपके बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो आदर्श विलयन किसे बोलते हैं, तो इसका सिंपल सा एक बोलते हैं कि रॉल्ट के नियम को जो फॉलो करता है, रॉल्ट के नियम का पालन करता है, उसको आदर्श विलयन कहते हैं, ना। इस नियम को पालन करता है, रॉल्ट्स के नियम को, ठीक है। रॉल्ट्स के नियम को जो पालन करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आदर्श, है ना, विलयन कहते हैं। अब इसको 3 विशेषताएं क्या क्या बता सकते हैं हम लोग। तो विलयन बनने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। जब कभी भी विलयन बनेगा, है ना, विलयन कैसे बनता है आपको पता होगा, है ना, विलय और विलय के मिलने से विलयन बनता है। तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। डेल्टा भी जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर होगा, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। तो अगर आप इतना नहीं लिख करके आप डेल्टा भी बराबर 0 भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेल्टा भी बराबर 0 लिख दिए तो इतना आप लिख दीजिएगा, तब भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। दूसरा क्या है इसका विशेषता कि इसमें ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ना अवशोषण होता है, यानी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसके लिए डेल्टा एच बराबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। डेल्टा एच बराबर क्या होगा बाबू, 0 होगा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। चलिए उसके बाद तीसरा नंबर क्या बोला जा रहा है, यह सभी सांद्रताओं पर रॉल्ट के नियम का पालन करता है ना। अब रॉल्ट के नियम क्या है, रॉल्ट का नियम क्या बोलता है, रॉल्ट का नियम बोलता है कि कोई भी, है ना, कोई भी विलयन में, है ना, वेपर प्रेशर जो होता है ना, कोई भी विलयन में, एक मिनट, है ना, कोई भी विलयन में जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर जिसको पी से दिखाते हैं हम लोग, ये पी जो होगा या वीपी आप समझिए, वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश के समानुपाती होता है ना। इस तरह से आप याद कर लेना, सिंपल सा रॉल्ट का नियम यही बोला है ना, कि वाष्प दाब जो होगा वो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद कर लेना है ना। पहला पॉइंट क्या बोला गया कि जिसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, दूसरा क्या बोला गया, डेल्टा एच में बराबर 0 होगा, और तीसरा क्या होगा, तो पी बराबर हम लोग बोलते हैं इसको, जब आप प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाइएगा तो यहाँ पे पी नोट आता है ना, पी नोट इंटू एक्स। ये आपका, ये तीनों चीज को आप संकेत में भी लिख सकते हैं, है ना, संकेत के रूप में भी आप लिख सकते हैं। तो आदर्श विलयन की 3 विशेषताएं आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये किस चैप्टर से लिया गया बाबू, ये सॉल्यूशन चैप्टर से लिया गया, है ना। विलयन चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको यहाँ का पूरा 16 चैप्टर है ना, 16 जो चैप्टर आपको पढ़ना है, इस 16 चैप्टर का सारे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से लिया गया, ठीक है। जैसे ये आदर्श विलयन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का आपको एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अच्छे ढंग से तैयारी करके जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एजियोट्रॉप, है ना। एजियोट्रॉप क्या है, एक उदाहरण लिखिए, है ना।
तो एजियोट्रॉप किसको बोलते हैं? एजियोट्रॉप किसको बोलते हैं? तो वैसा विलियन या वे विलियन जिनका है ना संगठन, है ना संगठन कहने का मतलब उसके अंदर जो जो पार्ट है ना, विलय और विलायक होता है जनरली, तो जिनका संगठन बॉइलिंग उबाल के दौरान नहीं बदलता है ना, उबाल के दौरान नहीं बदलता। कहने का मतलब क्या है कि जैसे एजियोट्रॉप बेसिकली बात किसके बारे में करता है? तो लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर होता है ना। पहला चीज तो ये समझना है, दोनों लिक्विड के मिक्सचर होंगे और दोनों का जो कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन जो होगा, अवयवी जो पार्ट होगा, अवयवी कण जो होगा, विलय और विलायक, है ना, विलय और कौन, विलय और विलायक, है ना, दोनों का संगठन, दोनों का संगठन, है ना, हम लोग क्या बोलेंगे? तो वाष्प, वाष्प अवस्था, कौन अवस्था? वाष्प अवस्था, और साथ ही साथ द्रव अवस्था, है ना। वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था में क्या होता है? समान होता है। तो इतना भी आप शॉर्ट में लिख के आओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वे विलियन जिनका संगठन उबाल के दौरान यानी बॉइलिंग के दौरान नहीं बदलता, उसको क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप कहलाते हैं ना। जैसे जल और इथेनॉल का विलयन, जैसे क्या हो गया? जल और इथेनॉल का विलयन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एजियोट्रॉप बोलेंगे। ठीक है, उदाहरण भी हो गया आपका, एजियोट्रॉप भी हो गया, है ना। इसको एक ऐसे भी बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोला जाता है ना, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, है ना। स्थिर क्वाथी, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर, है ना, क्वाथी, स्थिर क्वाथी, है ना, बॉइलिंग मिश्रण यानी मिश्रण हो जाएगा स्थिर क्वाथी मिश्रण, है ना। इसमें भी दो तरह का होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, तो पूरे आप जो भी पढ़ाई करो ना, जो भी पढ़ाई करो आप, जितना भी चीज पढ़ाई कर रहे हो, जितना भी चीज आप पढ़ाई कर रहे हो, उसको क्या करना ना, एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ाई करने की कोशिश करो ना। जब आप रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आप चीजों को एक दूसरे से जब जोड़ के पढ़ते हो तो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। अब जैसे इसी में एजियोट्रॉप जो होता है, एजियोट्रॉप में हम लोग पढ़े थे, एजियोट्रॉप दो तरह का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना, या मैक्सिमम और बॉइलिंग जो बोलते हैं हम लोग, मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होता है। मैक्सिमम कौन दिखाएगा, है ना, मैक्सिमम कौन दिखाता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो अधिकतम वाला कौन दिखाएगा? तो जो नेगेटिव डिविएशन, ऋणात्मक विचलन जो आदर्श जो होते हैं, आदर्श विलयन और ऋणात्मक वाले जो होते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को दिखाते हैं, है ना। और पॉजिटिव वाला कौन दिखाता है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, न्यूनतम स्थिर क्वाथी जो होता है वो मतलब धनात्मक विचलन दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी सॉल्यूशन चैप्टर से ही लिया गया ना, सॉल्यूशन चैप्टर से ही लिया गया। ठीक है, बिलियन चैप्टर का ही हम लोग करेंगे। ये आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट भी पूछे जाते हैं, तो आपको इस सारे को देखना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 10 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का आयतन कितना बनाया गया है? 500 मिलीलीटर, है ना। 10 ग्राम NaOH लिया गया है ना, उसको जल में घोलकर कितना बनाया गया? 500 मिलीलीटर का विलयन बनाया गया। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, है ना, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे बताइए, है ना, कितने बच्चों को आता है? मोलरता का फॉर्मूला अगर याद होगा तो बनेगा ना, नहीं तो नहीं बनेगा। मोलरता का अगर फॉर्मूला आपको याद है तो भी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। तो सबसे पहले इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, है ना, सबसे पहले कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कैसे बनाएंगे बताइए? किन किन बच्चों को मोलरता का फॉर्मूला आता है बताइए? किन किन बच्चों को मोलरता का फॉर्मूला आता है? किन किन बच्चों को मोलरता का फॉर्मूला आता है? कितने बच्चे इसको बना सकते हो बताओ जल्दी से, है ना, जल्दी से कितने बच्चे इसको बना सकते हो? क्या क्या चीज आपको क्वेश्चन में दिया, देखिए ध्यान से, क्या क्या चीज दिया है क्वेश्चन में, है ना। 10 ग्राम NaOH दिया, मतलब विलय का आपको दिया गया, यानी WB दिया हुआ है ना। WB कितना ग्राम दिया है बाबू? 10 ग्राम दिया है। ठीक है, WB आपको दिया है 10 ग्राम। ठीक है, और इसको जल में घोलकर विलयन का आयतन कितना? 500, तो भी आपको दे दिया है 500 ml, है ना। आपको कम से कम दिया गया डाटा आपको आना चाहिए। दिया गया डाटा भी अगर आप लिख के आते हो ना, दिया गया डाटा भी अगर लिख लेते हो तो उससे भी आपको मार्क्स मिलते हैं, है ना, एक मार्क्स का। अगर मान लीजिए, है ना, मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप दिया गया डाटा लिख दीजिए, खाली क्या क्या चीज दिया हुआ, तो 1 मार्क्स मिल जाता है ना, 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको, है ना। क्योंकि जब हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं तो हम लोग ये चीज को देखते हैं कि बच्चे क्या क्या लिखे हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से ध्यान देना है। तो यहाँ पे विलय का भार दिया है कितना? 10 ग्राम, है ना। आयतन कितना दिया है? 500 ml। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या दिया है? आणविक भार दिया है ना, आणविक भार दिया है, मोलर मास दिया है। किसका? मोलर मास दिया है किसका? विलय का, MB दिया हुआ है। ठीक है, कितना ग्राम? 40 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो इसमें क्या निकालने बोला? तो आपको मोलरता निकालने बोला। क्या निकालने बोला? मोलरता निकालने बोला। ठीक है, तो मोलरता का सिंबल क्या होता है? कैपिटल M, है ना। चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं हम लोग। मोलरता निकालने बोला, कैपिटल M निकालने बोला। फॉर्मूला क्या होता है बाबू बोलो, है ना। M बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े, याद होगा, WB, है ना,
बाय MB। अगर वॉल्यूम ml में दिया है ना, तो ऊपर क्या करना होता है, 1000 से हम लोग को यहाँ को डिवाइड करेंगे, वो 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इतना सारा चीज हो गया। ये समझ में आया सारे बच्चे को? ये समझ में आया कि नहीं आया? अब WB कितना दिया है, WB कितना दिया बोलिए, WB कितना दिया, 10 ग्राम 10 ग्राम लिख देंगे यहाँ पे, है ना, 10 गुना 1000, है ना। अब मोलर मास कितना हो गया, तो मोलर मास क्वेश्चन में दिया है 40, है ना, 40 ग्राम प्रति मोल। और वॉल्यूम कितना है, 500, है ना। ये जो मिलीलीटर है, यहाँ पे क्वेश्चन मिलीलीटर था, इसी को हम लोग लीटर में बदलने के लिए 1000 को लाते हैं ना। ये डिटेल में आप पढ़े होंगे, है ना। तो 500 को हम लोग 1000 से 2 बार में काट देंगे। ठीक है, ये 10 के 4 बार में चल जाएगा, है ना। और 2 दूनी 4, कितना आ गया, 1/2, मतलब कितना आ गया, 0.5। ठीक है, और इसका इकाई क्या होता है बताइए, मोलरता की क्या इकाई होती है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मोलरता की इकाई बताइए, कितने होंगे बताइए, है ना। मोलरता का इकाई क्या होगा बताइए, कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। मोलरता का इकाई क्या होगा? राहुल जुड़ा है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जल्दी से बताओ क्या होगा बाबू, है ना। तो 0.5 हो गया ना, इसका इकाई क्या होता है, तो इकाई याद रखना है मोल पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर कैसे आया, तो हम लोग मोलरता इसी को डिफाइन करते हैं ना, NB बटा वॉल्यूम, है ना, प्रति लीटर बिलियन में, है ना। इसके डिफिनेशन में पूछता है मोलरता क्या होता है, तो प्रति लीटर बिलियन में विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। याद हो गया, प्रति लीटर बिलियन में विलय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। याद हो गया होगा सारे बच्चे को? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन सही लिया गया है। 10 ग्राम यूरिया का आणविक भार कितना है, 60, है ना। 10 ग्राम यूरिया है और उसका यूरिया का आणविक भार कितना होता है, 60, है ना, 60 ग्राम प्रति मोल को 250 ग्राम 250 ग्राम जल में घोला गया, है ना। 250 ग्राम जल में घोला गया। KF बराबर दिया है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ये याद रखना है, ये भी पूछता है आपके एग्जाम में, है ना, ये भी पूछता है। इस KF का नाम क्या है, इस KF का नाम हम लोग बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना। क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, याद रखना इस चीज को। या फिर इसको मोलल, है ना, मोलल अवनमन, है ना, मोलल हिमांक अवनमन भी बोलते हैं। ठीक है, मोलल हिमांक अवनमन के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो KF आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया है वो देख लीजिए पहले, है ना। WB दिया हुआ है, कितना ग्राम दिया है, 10 ग्राम दिया है। ठीक है, WB कितना ग्राम, WB मतलब समझ में आता है कि नहीं आता, विलय का द्रव्यमान, है ना। विलय किसको बोलते हैं, जो कम क्वांटिटी में हो। 10 ग्राम यूरिया है ना, यूरिया कितना ग्राम, 10 ग्राम, इसको कितना में बोला गया, 250 ग्राम जल में। तो जल ज्यादा है, तो जल ज्यादा जो होता है विलायक, जो कम होता है विलय। तो विलय को हम लोग, विलय को B से दिखाते हैं और A से विलायक को दिखाते हैं। ये पता होना चाहिए आपको, है ना, ये पता होना चाहिए। 1 2 से भी दिखाते हैं, 1 माने विलायक और 2 का मतलब विलय, है ना। B फॉर विलय, B फॉर विलय और A फॉर विलायक, नहीं ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ऐसे समझना है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? चलिए, तो WB हो गया 10 ग्राम और जल कितना है, 250 ग्राम। जल कितना है, 250 ग्राम। तो WA हो गया 250 ग्राम। पानी कितना है, 250 ग्राम। ठीक है, अब इसको किस में घोला गया, 250 ग्राम जल में घोला गया। KF आपको दिया हुआ है ना, KF दिया है, कितना दिया है KF, 1.86 केल्विन केजी प्रति मोल। तो ये यूनिट आपको याद रखना है ना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल अवनमन स्थिरांक का यूनिट आपसे एग्जाम पूछा जाता है, तो ये याद रखना है, केल्विन केजी प्रति मोल, है ना। केल्विन केजी प्रति मोल जो होता है वो इकाई होता है इसका। ठीक है, तो WB 10 ग्राम हो गया, W कितना हो गया, W 250 ग्राम हो गया, KF हो गया। अब इसका फॉर्मूला निकालना है, हिमांक का अवनमन निकालना है। हिमांक का अवनमन कहने का मतलब कि आपको डेल्टा TF निकालना है ना, डेल्टा TF निकालना है। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग बताइए, तो डेल्टा TF वाला फॉर्मूला किन बच्चे को याद है ना, कितने बच्चे को याद है ये फॉर्मूला, तो डेल्टा, है ना, TF बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, KF इंटू M लिखते हैं ना। डेल्टा TF बराबर KF इंटू M, M का मतलब यहाँ पे क्या है, ये वाला M क्या है, ये है मोललता, है ना, मोललता, है ना, मोललता। मोललता क्या होता है, प्रति किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या। प्रति किलोग्राम विलायक में मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, मोललता कहते हैं। ठीक है, अब इसका भी फॉर्मूला होता है ना, KF इंटू क्या हो जाएगा, WB इंटू, है ना, 1000, नीचे MB आ जाएगा और यहाँ WA क्या हो जाएगा, ग्राम में। अब इस फॉर्मूला पे पुट करना, आंसर आपका आ जाएगा ना। इस फॉर्मूला पे अगर आप पुट कर दीजिएगा तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। ला देते हम लोग साक्षात को, देखिए ध्यान से, है ना। KF का वैल्यू कितना 1.86 गुना WB कितना 10। ठीक है, अब गुना क्या हो जाएगा 1000, नीचे कितना हो जाएगा मोलर मास, तो मोलर मास दिया हुआ था ना 60 ग्राम,
देखिए मोलर मास यहाँ लिखना है ना, मोलर मास आपको दिया है विलय का कितना 60 ग्राम प्रति मोल, यहाँ दिया हुआ नहीं है आपको 60 ग्राम है ना, मोलर मास को हमेशा ग्राम प्रति मोल में लेते हैं ना, तो 60 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ डब्ल्यू है, डब्ल्यू कितना दिया 250 ग्राम। अब इसमें आपको पुट करना है, बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे बन जाएगा, सारा चीज लिख दिया हम लोग, के एफ का वैल्यू लिख दिया 1.86 है ना, डब्ल्यू बी का वैल्यू लिख दिया कितना 10 ग्राम यूरिया 10 लिख दिए है ना, और 1000 क्यों आया, क्योंकि आपका जो विलायक का द्रव्यमान है वो ग्राम में दिया है, ग्राम में नहीं निकालते हम लोग किसमें निकालते हैं, मोललता जब भी निकालेंगे तो वो प्रति किलोग्राम होगा, ये केजी में होता है, ये शॉर्ट फॉर्मूला आपको है ना, पढ़े होंगे आपने है ना, रिवीजन क्लास चल रहा है, आप पढ़ रखे होंगे सब सारा चीज। तो यहाँ से डिवाइड करना है 250 का 4 बार में खत्म है ना, ये कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 2 तिया 6 है ना, और 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.62 है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूने 4 6 दूनी 12 1.24 केल्विन का आंसर आएगा है ना। यही आपका अवनमन हुआ, यही आपका जो है कहने का मतलब है कि जितना फ्रीजिंग पॉइंट पहले था उससे 1.24 केल्विन घट गया टेम्परेचर है ना। अवनमन का मतलब घटना, उन्नयन का मतलब बढ़ना है ना, अवनमन का मतलब घटना है, उन्नयन का मतलब बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलराउस का नियम है ना, कोलराउस का नियम, इसको कोलराज का भी नियम बोलते हैं हम लोग है ना, इस तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये किस चैप्टर का है, विद्युत रसायन चैप्टर है ना, विद्युत रसायन चैप्टर अगर पढ़े होंगे आप तो वहां से लिया गया है चैप्टर नंबर 3, ठीक है, विद्युत रसायन चैप्टर से लिया गया। बोलिए कोलराज का नियम कितने बच्चे को याद है ना, बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है क्या, कम से कम ये 2 लाइन भी आपको जरूर याद कर लेना है ना, कोशिश करना है कि अगर छोटा में लिखा गया तो आपके इथी के लिए लिखा गया है ना, आपके सहूलियत के लिखा गया 2 लाइन में 1 लाइन में, अगर उसमें भी बच्चा नहीं कर पाएगा तो बहुत दिक्कत है ना, उसको तो कम से कम करके जाना है, 2 लाइन तो कम से कम याद कर लो। तो कोलराज का नियम क्या है, अनंत विरलता पर है ना किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर चालकता उसके आयनों की चालकताओं के योग के बराबर होती है। इसका मतलब क्या समझ में आया, जैसे हम लोग बोलते हैं ना चालकता एक वर्ड होता है ना, चालकता उसको हम लोग क्या करते हैं ना, अब जैसे मान लीजिए मोलर चालकता होता है, मोलर चालकता कहने का मतलब कि 1 मोल कभी भी 1 मोल है ना, कितना मोल है ना 1 मोल, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को है ना, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब विद्युत अपघट्य है, जिसको डालने पर वो टूट जाए उसको क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य बोलते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम लोग 1 लीटर बिलियन में डालें, कितना बिलियन में डाले, 1 लीटर बिलियन में डाले, तो वहां पे जो कंडक्टेंस उत्पन्न होगा, जो चालकता उत्पन्न होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर चालकता बोलते हैं, ठीक है, मोलर चालकता बोलते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया, मोलर चालकता समझ में आया सारे बच्चे को है ना, बोलिए मोलर चालकता समझ में आया कि नहीं आया। 1 मोल है ना, 1 मोल कोई भी विद्युत अपघट्य को पानी में डालने पे कितना पानी होना चाहिए, कितना बिलियन होना चाहिए, 1 लीटर बिलियन होना चाहिए, डालने पर जो कंडक्टेंस आएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर चालकता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलर चालकता बोलते हैं, ठीक है, मोलर चालकता बोलते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, कितने बच्चे को समझ में आया जल्दी से बताइए, जितने बच्चे को समझ में आया जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। अब देखिए ध्यान से ये क्या बोला है, इसको स्टेटमेंट को क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विद्युत अपघट्य है यहाँ पे है ना, इसको हम लोग क्लियर करके यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारा ये मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इसको बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है ना। लिमिटिंग करने का मतलब अनंत तनुता पे जो होता है ना, अनंत तनुता या विरलता है ना, तनुता करने का मतलब है कि पानी हम लोग डालते जाएंगे, पानी डालने पर जो कंडक्टेंस में चेंज आता है ना, जैसे पानी अगर डालते जा रहे हैं, पानी डालते जा रहे हैं मतलब तनु करते जा रहे हैं उसको ना, तनु करते जा रहे हैं, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस NaCl क्या हो जाएगा, ये NaCl बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका इस तरह से आप समझ सकते हो Na+, इसको आप ये छोटा लैम्डा भी बना सकते हो ना, और ये हो गया Cl-। तो यही बोला है कोलराज का नियम। कोलराज का नियम ये बोला कोई भी विद्युत अपघट्य है, यहाँ जैसे सोडियम क्लोराइड एक विद्युत अपघट्य है, अच्छा है ना, अच्छा विद्युत अपघट्य है, इसको प्रबल बोलते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। अपघट्य, विद्युत अपघट्य भी 2 तरह का, एक प्रबल एक दुर्बल। प्रबल कहने का मतलब क्या है, प्रबल कहने का मतलब जितना जो भी हम डालेंगे वो अगर कंप्लीटली टूट गया है ना, कंप्लीटली अगर अपने आप में टूट जाता है, जैसे 100 मान लीजिए इसमें 100 गो Na है, 100 गो Cl है ना, और उसको पानी में डाले वो पूरा का पूरा अलग अलग हो गया, 100 Na अलग 100 Cl- अलग, दोनों अलग अलग हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको प्रबल बोलते हैं ना। अब 100 को दोनों लिए हम लोग और 5 का टूट रहा है, 5 से भी कम टूट रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, दुर्बल है ना। विद्युत अपघट्य 2 तरह का, स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है। तो यही बोला गया है ना, कोलराज का नियम यही बोला है कि किसी का भी अगर मोलर चालकता निकालता है तो उसमें जो कंपोनेंट होगा है ना,
उसके आयनों की चालकता हो, आयनों की चालकता यही है ना, आयनों की चालकता यही है। अगर मान लीजिए इसी तरह से हम लोग कैल्शियम क्लोराइड का लिखे है ना, कैल्शियम क्लोराइड का लिखे तो क्या होगा, इसी तरह से हो जाएगा लैम्डा एम सी ए पे 2 प्लस है ना, अब प्लस 2 लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इसका Cl माइनस का, इस तरह से है ना। तो इतना अगर आप लिख के आ जाओगे तो आपको 3 मार्क्स का अगर रहेगा तो 3 मार्क्स पे 3 मार्क्स मिल जाएगा, अगर ये दोनों लगा के लिख देते हो है ना। 2 मार्क्स का रहेगा तो ऊपर वाला खाली आप लाइन लिख के आ सकते हो है ना। तो कोलराज का नियम यही बोला, अनंत तनुता पर या अनंत विरलता पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर चालकता जो होगा उसके आयन की चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये योग है ना, योग के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब ये क्वेश्चन भी इसका न्यूमेरिकल है, किसका, ये क्वेश्चन किसका न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, जल्दी से बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे 19,300 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर कैथोड पर कितने मोल सिल्वर जमा होगा, है ना। कितना कूलाम आवेश प्रवाहित कर रहा है, तो आपको कूलाम दिया हुआ है यहाँ पे 19,300 है ना। 19,300 कूलाम अगर हम लोग चार्ज देंगे है ना, आवेश देंगे उसको, तो कैथोड पर कितना मोल सिल्वर जमा होगा। तो इसको कैसे बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, है ना। देखिए ध्यान से, Ag प्लस है ना, Ag प्लस ये दिया हुआ है ना, Ag प्लस में जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण करता है तो ये Ag में कन्वर्ट हो जाता है ना। अब देखिए ध्यान से, Ag प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन दिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिए, कितना मोल बन रहा है, 1 मोल है ना। 1 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब 1 फेराडे होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब 1 फेराडे इलेक्ट्रॉन है ना। अब 1 फेराडे करने पे कितना मोल हो रहा है, ये 1 मोल सिल्वर बना रहा है। कितना मोल बना रहा है, 1 मोल सिल्वर बना रहा है। अब 1 फेराडे बराबर कितना कूलाम होता है, तो 96,500 कूलाम होता है। तो 96,500 कूलाम जब हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं तो कितना मोल बन रहा है बाबू, 1 मोल बन रहा है। तो आपको क्वेश्चन तो ये नहीं बोला है ना, आपको क्वेश्चन क्या बोला है कि 19,300 कूलाम आवेश प्रवाहित करेंगे, है ना। यानी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1 मोल है ना, 1 मोल सिल्वर को बनने में कितना कूलाम का खर्चा है ना। 1 मोल सिल्वर को बनने में कितना कूलाम का खर्चा है, तो 96,500 कूलाम का, इतना कूलाम का खर्चा है। तो अगर हम लोग को है ना, अगर हम लोग इसमें से कितना दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं 19,300 कूलाम दे रहे हैं ना। तो अगर मान लिया जाए 19,300 कूलाम को निकालने से पहले हम लोग 1 कूलाम वाला निकाल ले, तब 1 कूलाम अगर देंगे तो कितना होगा बोलिए, तो 1 मोल, अब बटा कितना हो जाएगा, 1 मोल बटा हो जाएगा 96,500 है ना, 1 कूलाम पर इतना। तो 19,300 पे कितना हो जाएगा बोलिए, 19,300 पे कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग यहीं से कर लो। 19,300 कूलाम अगर देंगे तो 1 बटा 96,500 और ऊपर क्या हो जाएगा 19,300। अब इसको काटने वाला काम करना है ना, ये कट जाएगा। 193 को 5 बार में काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा लग रहा है ना। तो कितना आ गया 1 बटा 5, मतलब 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.2 मोल है ना। आंसर कितना आ गया, तो 0.2 मोल सिल्वर आपका बनेगा। कितना मोल सिल्वर बनेगा बाबू, तो 0.2 मोल सिल्वर बनेगा। तो यानी यहाँ पे आंसर आ गया ना कि आपका आंसर कितना बनेगा, 0.2 मोल सिल्वर आपका यहाँ से बनेगा। कब, जब 19,300 कूलाम हम लोग आवेश देंगे तो कैथोड पर कितना मोल बनेगा, तो 0.2 मोल पर बनेगा ना। कैसे निकला, यही था ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 फेराडे हो गया। 1 फेराडे बराबर कितना कूलाम, 96,500 कूलाम। तो 96,500 कूलाम देने पर 1 मोल है ना। तो उसी तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हो 96,500 कूलाम पर 1 मोल, तो 1 कूलाम पर डायरेक्ट 1 बटा कर सकते हो ना, इस तरह से 1 बटा 96, तो यही से डायरेक्ट बन जाता है ना इस तरह से। तो इसका आंसर कितना आ गया 0.2 मोल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फेराडे का प्रथम नियम लिखिए, है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है ना, बहुत बार आ चुका, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी करके जाना है। पहला नियम भी और द्वितीय नियम भी, है ना, द्वितीय नियम भी करके जाना है। इससे पहले ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, है ना, ये सब सारे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक अलग अलग चैप्टर वाइज बना हुआ है। तो जो बच्चे नहीं देखे ना तो उसको जरूर देख लेना, उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया गया है। ठीक है, आज हम लोग ये सब्जेक्टिव कर रहे हैं, कल हम लोग स्पेशली एक चैप्टर का बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी कल नहीं परसों का क्लास में आपका होगा। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का जितना भी
क्वेश्चंस एमसीक्यू जो स्पेशलिस्ट होगा है ना, स्पेशल जो आपका D&F ब्लॉक में आता है एमसीक्यू से रिलेटेड, उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए सब्जेक्टिव हम लोग इसी तरह से देखते जाएंगे सारे चैप्टर का। चलिए ध्यान से देखना है, फैराडे का प्रथम नियम क्या बोला है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान जो होता है प्रवाहित विद्युत मात्रा के समानुपाती होता है। यानी जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस वाला प्रोसेस करते हैं, यानी करंट देते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो वहां पे कितना पदार्थ जमा होगा वो किसके समानुपाती होता है। तो वही चीज यहाँ लिखा गया है, ये पदार्थ की मात्रा है ना, द्रव्यमान है, कितना जमा होगा तो ये आवेश के समानुपाती होता है। कितना देर तक हम लोग करंट दे रहे हैं ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है ना। इसी को हम लोग I इंटू टी भी लिखते हैं ना, I आपका धारा हो गया और T बराबर समय हो गया। धारा आप कितने समय के लिए दे रहे हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आवेश बनता है। ठीक है, तो कितना पदार्थ जमा होगा कैथोड पर वो किस पे डिपेंड करेगा, आवेश पर। जितना ज्यादा आवेश दीजिएगा उतना ज्यादा पदार्थ जमा होगा, यही बोला है कौन, फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम यही बोला। ठीक है, सारे बच्चे को समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए यस सर नो सर, कुछ बोलना है ना, यस सर नो सर है ना, कुछ भी बोलो, नारा हो रहा कुछ लगाओ यार, ऐसे पढ़े रहो मजा नहीं आएगा ना। तो m बराबर, देखिए इसी को हम लोग क्या करते हैं ना, इसी को अगर हटाते हैं, इसी को अगर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ बराबर का साइन आता है और वहाँ पे एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है ना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z इंटू I इंटू टी है ना। इस तरह से आपका ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। तो फैराडे का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, दोनों नियम को आपको अच्छे से करके जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आइडोफॉर्म परीक्षण क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है ना, आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, देखिए ध्यान समझना है। ये टेस्ट आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, सारे एग्जाम में, स्टेट बोर्ड में पूछता है, CBSE बोर्ड में पूछता है ना। तो आइडोफॉर्म परीक्षण कहाँ करते हैं हम लोग, नाम सुने हो, कितने बच्चे नाम सुने हो बताओ, आइडोफॉर्म परीक्षण कहाँ करते हैं हम लोग। तो आइडोफॉर्म परीक्षण जिस यौगिक में है ना मिथाइल कीटोन समूह होता है ना, इसको मिथाइल, इसको कीटोन बोलते हैं, मिथाइल कीटोन समूह होता है, वह आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। इस परीक्षण में क्या करते हैं हम लोग, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। कौन सा अवक्षेप प्राप्त होता है, पीला अवक्षेप, जैसे एसीटोन, जैसे इसका एग्जांपल हम समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से, CH3 है, CO है और यहाँ पे CH3 है। ठीक है, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये मिथाइल कीटोन हो गया, चाहे इधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो सोडियम है ना, NaOH प्लस X2 लिखिए आप, या इसको NaOX लिख दीजिए है ना, इसको सोडियम हाइपोहेलाइड बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ जब गर्म करते हैं तो क्या बनाता है ये CH3 है ना, CH3 COO बनाएगा है ना, ONA प्लस CHI3 बनाएगा और प्लस NaOH बनाता है ना, Na2CO3 बनाता है, Na2CO3 बनाता है ना, यही साथ बनाता है। इसी का कलर जो होगा येलो कलर का होता है, किस कलर का होता है वो, पीला कलर का होता है। ठीक है, पीला अवक्षेप बनाएगा ये, इसको याद कर लेना। ठीक है, इसी का पीला अवक्षेप बनता है, इसी को हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। कौन सा टेस्ट बोलते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को है ना, कौन सा टेस्ट बोलेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एल्डोल संघनन क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। एल्डोल संघनन क्या होता है, तो जिन एल्डिहाइड या कीटोन में है ना अल्फा हाइड्रोजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा, ये भी एल्डिहाइड कीटोन का है ना। जिन एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन होता है वे क्षार की उपस्थिति में क्या करते हैं, एल्डोल संघनन अभिक्रिया करते हैं, इसी को हम लोग एल्डोल संघनन कहते हैं ना। जिन एल्डिहाइड या कीटोन में कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, इन बच्चों को पता है अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, देखिए ध्यान से, अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं ना, CH3CO है ना, इस तरह का। तो यहाँ पे ये वाला है फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह बोलते हैं ना, क्रियात्मक समूह का ये नहीं, इसके बगल वाला जो ये पहला कार्बन है इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन बोलते हैं ना। तो इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, जैसे इसके पास 3 हाइड्रोजन है ना, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे यहाँ पे, इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास 3 है। ठीक है, अब इसका 2 मोल आता है, कितना मोल आता है, 2 मोल, इस तरह से, और ये इस तरह से अभिक्रिया करेगा। ये H जो चला जाता है, ये H चला जाएगा इसके पास है ना, यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा है ना, क्योंकि ऑक्सीजन आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को यहाँ विथड्रॉ करेगा। अब देखिए इस कार्बन पे ये वाला जो पाई बॉन्ड है टूट के ऊपर चल जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा, तो इसके साथ जुड़ेगा ये है ना, तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, CH3 बन जाएगा है ना,
और ऊपर बन जाएगा क्या, यहाँ से ये बॉन्ड जा रहा था और इस बॉन्ड के साथ ये H जुड़ जाएगा। देखिए ध्यान से, ये जो सिंगल बॉन्ड, जो यहाँ डबल बॉन्ड था ना, ये जो डबल बॉन्ड था ना, ये डबल बॉन्ड वाला, ये वाला बॉन्ड मान के चलना है, ये ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये वाला हाइड्रोजन जो गया इसी बॉन्ड के साथ जुड़ गया, ये बॉन्ड ऊपर चला गया, ठीक है। और यहाँ पे इस H को हम यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में दिखाते रहे इस तरह से, और इसके साथ फिर कौन जुड़ा है, इस कार्बन के साथ किसका अटैचमेंट होगा, इस कार्बन का, CH2, और यहाँ पे बन गया क्या, COH, है ना। तो इसी का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह से, तो इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, है ना। अब देखिए बीटा हाइड्रोक्सी, इसमें कहानी क्या है, एल्डोल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस यौगिक में देखिए ध्यान से, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप है, दोनों का दोनों ग्रुप है ना, एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है एल्डोल, है ना, एल्डोल संघनन, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोक्सी, और हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4, है ना, ब्यूटाइरल डिहाइड बोल सकते हो आप, है ना, कॉमन नाम में ये हो गया। और इसका आयुपेन में अगर बोलेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, है ना, 3 हाइड्रोक्सी, और क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटेनल बोलते हैं ना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार इंपॉर्टेंट है, केनी-जारो अभिक्रिया समझाइए, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। केनी-जारो अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये आपके बहुत बार एग्जाम आया है। एल्डोल कंडेंसेशन, जो एल्डोल संघनन जो पिछले पढ़ाया गया, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये क्या होता है, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, उससे पहले वाला में क्या था, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी था एल्डोल संघनन में। एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी जाके वो संघनन एल्डोल संघनन वाला दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। तो वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, सघन क्षार की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सघन क्षार, NaOH, है ना, NaOH, KOH, इसकी उपस्थिति में जो क्या होता है, असमानुपातिकरण अभिक्रिया देते हैं, है ना। जो हम लोग असमानुपातिकरण बोलिए, या फिर इसको ऐसे समझिए, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी, दोनों तरह का अभिक्रिया हो जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उस तरह का, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, केनी-जारो अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 मोल, कितना मोल, 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड, ये कौन है, फॉर्मल्डिहाइड है ना, फॉर्मल्डिहाइड, 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनाया, एक बार ऑक्सीकरण हुआ, एक बार इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, है ना। ऑक्सीकरण जब होता है एल्डिहाइड में तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्जिलेट ग्रुप बनता है, और जब रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, तो क्या बनता है, अपचयन होने से अल्कोहल बनता है। जब कभी भी हम लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा, तो उसी का ये सॉल्ट बन गया, कार्बोक्जिलेट सॉल्ट बोलते हैं हम लोग। और उसी का जब रिडक्शन होता है, अवकरण होता है, जब एल्डिहाइड का अवकरण होगा तो क्या बनेगा, इसका अल्कोहल बनेगा, याद रखना है ना, इसको याद रखना है। तो ये अभिक्रिया याद कर लेना है ना, केनी-जारो अभिक्रिया, ये भी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डीकार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ना। तो जब कभी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसे ही क्या करते हैं हम लोग, डीकार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया करते हैं। कोई भी ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, है ना, जिसमें क्या होगा, अगर हम लोग सोडियम का कोई भी कार्बोक्जिलेट सॉल्ट लेते हैं, उसके अगर अभिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ, NaOH के साथ। देखिए अभिक्रिया हम यहाँ समझाने की कोशिश करें आपको, देखिए RCOONA है ना, और इसका अभिक्रिया हम लोग करवा रहे हैं किसके साथ, NaOH के साथ, है ना। तो होता क्या है, देखिए ध्यान से, यहां से क्या करेगा, ये वाला Na, ये वाला Na, है ना, और ऑक्सीजन मिल के बनाता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड बनाया, क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। और ये वाला जो यहां से दिख रहा है आपको, ये यहाँ का पूरा पार्ट, है ना, ये क्या बनाता है, ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कौन सा गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। बचा क्या यहाँ पे, तो बचा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ से बचा R और यहाँ से बचा H, माने एल्केन बन जाता है, ठीक है। क्या बनता है, एल्केन बनता है। तो चूंकि इस पूरे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, डीकार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड, है ना, डिग्रेडेशन अभिक्रिया या अभिक्रिया, है ना, उदाहरण सहित समझाइए, है ना, क्या होता है यह अभिक्रिया। तो इसका नाम देखिए ध्यान से, ब्रोमेमाइड है ना, ब्रोमेमाइड, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या होता है, तो ये एक तरह का ये अभिक्रिया होता है जिसमें एमाइड ग्रुप, कौन सा ग्रुप, ये एमाइड ग्रुप हो गया,
है ना। ये एमाइड ग्रुप, इसी को हम लोग एमाइड बोलते हैं, एमाइड है ना, हिंदी में लिखोगे तो ऐसे लिखना है, ये एमाइड ग्रुप हो गया। इसका ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन और NaOH के साथ, ब्रोमीन और स्ट्रॉन्ग क्षार के साथ है ना, प्रबल क्षार के साथ जब अभिक्रिया होता है तो ये प्राइमरी एमीन में चेंज हो जाता है ना। कौन सा एमीन में चेंज होगा? प्राइमरी एमीन में चेंज होगा, ठीक है। ये बनाता है क्या? RNH2 बनाएगा, है ठीक है। और साथ ही साथ क्या बनाएगा? तो यहाँ पे बनेगा NaBr, और क्या बनेगा, है ना, NaBr बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा। तो इस तरह का जो अभिक्रिया होगा जिसमें क्या होगा, तो ब्रोमएमाइड, इसका नाम इसीलिए पड़ा है ब्रोमीन और एमाइड, है ना। ये दोनों का दोनों आपस में अभिक्रिया करके किसके उपस्थिति में? प्रबल क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? प्राइमरी एमीन। तो इसी के लिए इसको बोलते हैं हम लोग हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन अभिक्रिया भी इसका नाम होता है। घट जाता है क्योंकि एक कार्बन यहाँ पे घट जाता है कि ये जो CO है ये कार्बोनेट बन के निकल जाता है, ठीक है। ये CO कार्बोनेट बन के यहाँ पे निकल जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एमीन्स की बेसिकता के कारक लिखिए, क्या क्या होंगे, है ना। एमीन्स क्यों बेसिक होता है? एमीन जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, एमीन क्या होता है? इस तरह का होता है ना। तो एमीन, इसको हम लोग बेसिक बोलते हैं या क्षार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं क्षार? तो हम लोग पढ़े हैं कि इसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये अगर ये डोनेट करता है ना, दाता होता है, तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, दान कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्षार बोलते हैं। तो यही वाला चीज ना, इसके पास लोन पेयर अवेलेबल होता है, इसी को हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं ना। किसी के पास जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, उसको लोन पेयर बोलेंगे। ये रिजोनेंस इफेक्ट को भी दिखाता है ना, रिजोनेंस भी यहाँ पे होता है ना। बेंजीन एनिलीन वगैरह का जो केस होता है, एनिलीन का अगर आप देखे होंगे इस तरह से, है ना, इसीलिए ये इसका बेसिक नेचर घट जाता है ना। इसीलिए इसका बेसिक नेचर घट जाता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि मिथाइल एमीन ज्यादा बेसिक है कि, है ना, जो कि बेंजीनामीन ज्यादा है या एनिलीन ज्यादा है, ये दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा, ज्यादा क्षारीय कौन होगा? तो ये ज्यादा क्षार होता है, ये प्रबल होता है। क्यों प्रबल क्षार होता है? क्योंकि इसमें अनुनाद नहीं होता है, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये दे देता है किसी को, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहाँ चला गया? ये आपका बेंजीन रिंग में ही चला गया, है ना। तो रिंग के अंदर ही खींच लिया उस इलेक्ट्रॉन को, देने नहीं दिया किसी को। जब दिया ही नहीं तो क्षार कैसे होगा, है ना। जब दिया ही नहीं तो क्षार कैसे होगा? ध्यान से समझना है। फिर इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का भी कहानी है ना। जैसे जितना ज्यादा हम लोग बोलते हैं ना कि गैस फॉर्म में जैसे इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये जितना ज्यादा अवेलेबल रहेगा किस अवस्था में? गैसेस अवस्था में, तो उतना ज्यादा वो क्षारीय होता है ना, उतना ज्यादा ये क्षारीय होगा। जैसे ये है ना, ये 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री एमीन्स है। इसी की तरह अगर मान लीजिए ये है ना, ये है 2 डिग्री एमीन्स, ये 2 डिग्री एमीन्स है। और ये जो है ये कौन डिग्री एमीन है? ये 1 डिग्री एमीन है ना। और ये अमोनिया है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर हम लोग गैस फॉर्म में बोले कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये सब पढ़े होंगे आप, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस का भी कहानी है। बल्कि ग्रुप ज्यादा होगा तो पानी के अंदर क्या होता है ना, बल्कि ग्रुप ज्यादा होने से उसका क्या होता है? दान करने के या डोनेट करने की टेंडेंसी घट जाता है ना। इसीलिए हम लोग लिक्विड फॉर्म में बोलते हैं 2 डिग्री सबसे ज्यादा होता है। 2 डिग्री चाहे मिथाइल हो चाहे इथाइल हो, उससे कोई मतलब नहीं है ना। इसका एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लेना है ना। मिथाइल वाले केस में अगर बात करेंगे ना हम लोग, मिथाइल का अगर एमीन है तो उसमें सबसे ज्यादा बेसिक क्षारकता का अगर क्रम पूछा जाए आपके एग्जाम में, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? तो इसमें 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री होगा, है ना। और अगर इथाइल एमीन के केस में बात करें, है ना, बड़ा वाला ग्रुप रहेगा, इथाइल मैंने 2 कार्बन या उससे बड़ा या उससे हायर एमीन रहेगा, तो उस केस में क्या कहानी है? उसका अगर क्षारकता का क्रम बोला जाएगा तो 2 डिग्री तो दोनों ही केस में होगा, है ना। इसमें आएगा 3 डिग्री फिर 1 डिग्री, है ना, दोनों में अंतर है। ध्यान से समझना इस चीज को, है ना, इसको याद कर लो एकदम, है ना। 213, 231। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्वेंट का इफेक्ट मैंने पानी के अंदर, है ना, पानी के अंदर डोनेट करने की टेंडेंसी जो होता है उसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वही है, डाई मिथाइल एमीन और एनिलीन की बेसिकता तुलना कीजिए, जो अभी हम समझाए थे थोड़ा देर पहले, है ना। यहाँ पे देखिए 2 गो मिथाइल है और इसमें क्या है? बेंजीन के ऊपर एनिलीन, मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है, यहाँ पे NH2 लगा हुआ है। ध्यान समझना इस चीज को। और इसके पास क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, ऐसे समझो इसको, है ना। ये नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड जनरली आपको पता होगा, है ना। और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H है। तो इस नाइट्रोजन के पास समझना है कि ऐसा 2 गो बड़ा आदमी है ना। 2 गो बड़ा आदमी कहने का मतलब टाटा अंबानी टाइप का आदमी है ना। एक टाटा
ग्रुप का आदमी है ना, टाटा के मालिक, और एक अंबानी है ना, रिलायंस के मालिक, ठीक है। तो टाटा और अंबानी इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको पैसा का दिक्कत होगा नहीं ना, दिक्कत होगा जी। पैसा का दिक्कत जब नहीं होगा तो आसानी से किसी को पैसा दे देगा, है ना। लेकिन है ना, अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है, कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो क्या करेगा, है ना, कोई ऐसा ग्रुप, जैसे इस नाइट्रोजन के साथ क्या कहानी है, इस नाइट्रोजन के साथ ये जो ग्रुप जुड़ा है, ये एक बहुत बड़ा लालची ग्रुप है, लालची आदमी है ना, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। और ये सब जो देने वाला है इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना। इसी को प्लस आई इफेक्ट के नाम से जानते हैं हम लोग, प्लस आई, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लालची आदमी क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो जब इसी का इलेक्ट्रॉन लूटा जा रहा है, खींच ले रहा है, तो ये किसी को, मान लो इसी का पैसा कोई लूट लिया, अब उससे हम पैसा मांगे तो देगा नहीं ना, देगा, सिंपल सा चीज है ना। पैसा रहेगा तब ना देगा। यहाँ पैसा का बात मतलब पैसा मैंने इलेक्ट्रॉन समझना, ठीक है। इसके साथ जो कि बड़ा बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो पैसा आसानी से दे सकता है, है ना। तो दो तरह के ग्रुप होते हैं, आपको याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, है ना। इसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, प्लस आई, इसको माइनस आई बोलते हैं। अगर ये वाला ग्रुप वाला जुड़ा है तो ज्यादा क्षारकता होगा, क्षारकता ज्यादा होगा। अगर ये वाला ग्रुप जुड़ा है तो अम्लता ज्यादा होगा, ठीक है, अम्लता ज्यादा होगा, सिंपल सा चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है ना, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है ना। तो डीएनए मतलब नाम से पता चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। ये कैसा शुगर होगा, तो डीऑक्सी, डीऑक्सी कहने का मतलब वैसा शुगर जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है ना, ऑक्सीजन एक जगह पे नहीं होगा। आरएनए को क्या बोलते हैं, राइबोज, है ना। ये राइबोज का मतलब एक तरह का पेंटोज शुगर होता है ना, पेंटोज शुगर होता है, ठीक है, पढ़े हो गया इसको, बायोलॉजी के बच्चे हैं तो उसमें पढ़े होंगे, है ना। डीऑक्सी राइबोज, ऑक्सीजन के बिना, ये ऑक्सीजन के साथ, राइबोज का मतलब पेंटोज, पांच कार्बन का, है ना, 5 वाला रिंग होगा, अब बीच में ऑक्सीजन आता है। इस तरह का स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे, इस तरह का, है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, है ना। इसको पायरानोज बोलते हैं हम लोग, है ना, पायरानोज स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, पायरानोज, इस तरह का आप पढ़े होंगे, है ना। हेवॉर्थ स्ट्रक्चर जो होता है ना, यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच, एच ओ एच, है ना, यहाँ पे ओ एच, एच, है ना, इस तरह से, यहाँ CH2OH, यहाँ पे एच, है ना। तो ये हो गया पूरा का पूरा, इसको हेवॉर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं। किसका है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये 5 कार्बन का इस तरह का जो है ना, इसी को पेंटोज शुगर बोलते हैं लोग, पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर बोलते हैं। तो डीएनए में क्या है, डीऑक्सी राइबोज होता है, आरएनए में क्या होता है, राइबोज होता है। स्ट्रक्चर बोलेंगे तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंड, ये क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड का, है ना। और इसका अगर हम लोग बोले इसमें कौन कौन सा क्षार होता है, तो एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है। इसमें बोलेंगे तो एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन, ठीक है। कार्य अगर बोलेंगे तो ये आनुवंशिक सूचना का संग्रह करता है, और ये क्या करता है, प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है, कौन, आरएनए, है ना। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखता है, कौन, डीएनए। इसीलिए डीएनए का हम लोग होता है डीएनए चेक कर लेना है, डीएनए चेक करवाना इस तरह से, है ना। तो आप डीएनए और आरएनए में बहुत ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। ये वाला कुछ पॉइंट याद कर लेना है। अब एक पॉइंट आया है कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसे कहते हैं ना, ये भी बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसको बोलेंगे, तो वैसा लिंकेज, है ना। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, वैसा लिंकेज वह कनेक्शन है जो क्या करेगा, 2 मोनोसेक्राइड यूनिट को जोड़ने का काम करेगा। 2 मोनोसेक्राइड यूनिट आने का मतलब वैसा यूनिट, है ना, वैसा यूनिट जो क्या करेगा, जिसमें ग्लूकोज होगा, फ्रुक्टोज होगा, इसको आपस में जोड़ के रखने का काम करता है। उस तरह के लिंकेज को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जो बेसिकली क्या होता है, एक ऑक्सीजन का लिंकेज होता है ना, जो बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन का लिंकेज होता है। और उसी ऑक्सीजन का लिंकेज जो बनता है तो उसमें बनने के ड्यूरेशन में क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। अभी जो हेवॉर्थ स्ट्रक्चर बनाए थे ना, उसी के बेस पे, है ना। तो यह हाइड्रोक्सी समूह और हाइड्रोक्सिल समूह के बीच बनने वाला एसिटल या ईथर बंध द्वारा, ऑक्सीजन लिंकेज बने वही ईथर, है ना। उदाहरण अगर देखें हम लोग तो सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड होता है ना। किससे बनेगा, देखिए इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको, ना। इसको समझाने को थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो रहा है तो लंबा होने दीजिए, लेकिन कंटेंट आपको बिल्कुल सही मिलेगा, है ना। एक दूसरे से रिलेट करके आपको पढ़ना है, तभी जाके आपको सारी चीज याद होगी। वीडियो लंबा होगा ऐसा नहीं, वीडियो लंबा नहीं देखेंगे, है ना, लंबा है क्या क्या है ना, इस तरह से नहीं समझना है चीज होगा, है ना। रिवीजन का मतलब इसी तरह से होगा। आपको अगर पता है तो बताना है कमेंट बॉक्स में कि पता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, इसमें इसको देख लेते हम लोग, ग्लाइकोसाइडिक ये बॉन्ड वाला, ठीक है। देखते हैं हम लोग इसको, व्हाइट स्क्रीन ले लेते हैं, ध्यान से देखना है ना कैसे बॉन्ड बनेगा। अभी हम एक तरह का बॉन्ड इस तरह से बनाए थे, है ना, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, भी इस तरह से बॉन्ड बनता है, ठीक है। हेवॉर्थ स्ट्रक्चर आप पढ़ रखे होंगे, हेवॉर्थ स्ट्रक्चर पढ़े होंगे इस तरह का, है ना। यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ H OH OH H, ठीक है, H OH CH2OH और H, है ना। ये अल्फा
डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके साथ कौन आता है, आपका आएगा पेंटोज शुगर, माने फ्रुक्टोज आएगा। कौन आएगा, फ्रुक्टोज आएगा, ठीक है, फ्रुक्टोज आएगा। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से स्केल लेके मिटा देंगे। हाँ मिट गया। चलिए इसको यहाँ से जोड़ना है, इस तरह से जोड़ देंगे, इसमें भी कहानी वैसे ही होगा, है ना। अब हम खाली ये मेन वाला बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे CH2OH रहता है, ठीक है, और यहाँ पे रहता है OH, ठीक है, इस तरह से OH रहता है। तो होता क्या कहानी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में यहाँ का OH और यहाँ का H, ये वाला OH और H, चाहे इसका OH इसका H लीजिए, कोई मतलब नहीं है, ये वाटर बना के निकल जाता है। ये वाटर बना के निकल गया तो होता क्या है कि यहाँ का आपका जो ये बॉन्ड देखा ना इस तरह से, ये H और यहाँ पे ये आ गया बीच में ऑक्सीजन, और इधर से ये हो गया, है ना, ये पूरा का पूरा उसी तरह से जुड़ जाएगा, जैसे पहले था उसी तरह से यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इसी लिंकेज को हम लोग कौन सा बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये कौन सा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है ना। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या करेगा, तो दो मोनोसेक्राइड को जोड़ने का काम करता है ना। दो मोनोसेक्राइड के यूनिट को, मोनोसेक्राइड किसको बोलते हैं, है ना, सिंगल, है ना, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, है ना, इस तरह के जितने होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोसेक्राइड बोलते हैं ना। डाइसेक्राइड कहने का मतलब ये जो बना, ये दोनों जो मॉलिक्यूल बना, ये किसका, ये सुक्रोज का बना है। सुक्रोज क्या है, एक डाइसेक्राइड है ना, डाइसेक्राइड, जिसका फॉर्मूला C12H22O11 है ना, इस तरह से। इसका फॉर्मूला C6H12O6, इसका भी फॉर्मूला C6H12O6। दोनों में अंतर क्या है, इसमें क्या होता है, इसको एल्डोहेक्सोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको कीटोहेक्सोज बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं, कीटोहेक्सोज। इसमें कीटोन ग्रुप होगा, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा। दोनों में कार्बन 6 ही है ना, केवल फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। केवल क्या डिफरेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है। पेप्टाइड लिंकेज, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है ना। तो पेप्टाइड लिंकेज क्या है, तो पेप्टाइड लिंकेज एक क्या होता है, CONH बॉन्ड है ना, CONH बंध है जो एक अमीनो अम्ल के अमीन समूह और दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह के बीच बनता है ना। आपको इस चीज को आप बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे ना, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये आपको बायोमोलिक्यूल सिलेबस में अगर बायो के बच्चे हैं तो आपको पढ़े होंगे, ठीक है। अब पेप्टाइड लिंकेज इसको बोलेंगे, देखिए ध्यान से, है ना। यहाँ पे क्या होता है इस तरह का, है ना, इसको यहीं पे समझाते हैं हम। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे ये NH2 है, ठीक है, और ये है आपका CH2 और ये है COOH, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या बोलते हैं बाबू, इसको ग्लाइसिन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हुआ किसके साथ, इसका रिएक्शन हो गया मान लिया जाए अलानीन के साथ। किसके साथ हो गया, अलानीन के साथ, है ना। अलानीन का साथ हो रहा है कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस तरह समझो, है ना, यहाँ से इस तरह से समझो तुम, यहाँ पे आ गया CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आ गया COOH। अब होता क्या है यहाँ पे, इस तरह के केस में क्या होता है, तो आपका यहाँ पे एक OH, बीच वाला जो OH दिख रहा है आपको ना, ये वाला OH, ये वाला, और इसका H, है ना, ये दोनों मिल करके क्या बनाता है, वाटर बना के निकल जाता है ना। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना कैसा बना, ये जो रिजल्टेंट बोलेंगे तो कैसा बना, देखिए ध्यान से, रिजल्टेंट कैसा बना, तो इधर साइड में देखिए ये NH2 लिख रहे हैं हम, ये NH2 हो गया, ठीक है। NH2 के बाद ये CH2 हो गया, बीच में आया CO और इधर आ गया NH, तो यहाँ से CONH, फिर ये आ गया CH, CH3 और यहाँ पे COOH। अब कहानी यही है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ है सर, अब मिल ही नहीं रहा है ना, तो मिलेगा देखो यहाँ पे, ये है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, है ना, ये CONH का जो बॉन्ड दिख रहा है यही है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, CONH, है ना। हमारे बॉडी में जो प्रोटीन जो जुड़ा रहता है वो इसी बॉन्ड से जुड़ा रहता है, प्रोटीन का निर्माण यही करता है, पेप्टाइड लिंकेज ही करता है, ठीक है। एमाइड, जिसको पेप्टाइड माने एमाइड, पेप्टाइड का मतलब एमाइड, है ना। अभी हम लोग पढ़े थे हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, वहां पे भी यही था ना, यहाँ पे वहां पे भी तो यही था, RCONH2, ध्यान से देखे होगे तो, है ना, RCONH2 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या अंतर है, ठीक है। तो एडिशन नाम से पढ़ते ना, योगात्मक बहुलक, ये कौन सा पॉलीमर चैप्टर का आ गया, कौन सा चैप्टर आया, पॉलीमर चैप्टर, है ना। सारा का सारा चैप्टर से क्वेश्चन लिए हैं बाबू, है ना, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना, जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो उससे आपको लिंक करके बताएं, ताकि अगर ये क्वेश्चन नहीं आया, वो क्वेश्चन आया, तो उससे भी आप बना के आए, ठीक है। तो पढ़ना भी आपको इसी तरीके से, है ना, पढ़ना भी आपको एग्जाम में इसी तरीके से, है ना, चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ कर पढ़ना है ना, चीज़ों को जब एक दूसरे से जोड़ के पढ़िएगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा।
देखिए एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या है, कंडेंसेशन को क्या बोलते हैं, संघनित बहुलक, क्या बोलते हैं बाबू, संघनित बहुलक बोलते हैं, ठीक है। और एडिशन को क्या बोलते हैं, योगात्मक बहुलक, ठीक है, योगात्मक बहुलक बोलते हैं, है ना। क्या क्या कहानी है इसमें, देखिए समझना है। अब एडिशन पॉलीमर में क्या कहानी है, सिंपली ऐड होता है ना। जैसे पॉलीथीन का आपने नाम सुन रखा, पॉलीथीन तो सारे बच्चे समझ रहे हैं ना, पॉलीथीन बचपन से याद है, पॉलीथीन पॉलीथीन पॉलीथीन, है ना। तो पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन क्या है, पॉली का मतलब बहुत सारा, है ना। 10 के पावर 3 से लेकर 10 के पावर 7 इतने जब अणु आपस में जुड़ते हैं तब बहुलक का निर्माण करते हैं ना, बहुलक का निर्माण करते हैं ना, 10 के पावर 3 से 10 के पावर 7, है ना। अब अनसेचुरेटेड मोनोमर से ये आपस में जुड़ते हैं, अनसेचुरेटेड मोनोमर करने का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होगा, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखना है ना, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, ये इथीन है। इसी का जब हम लोग बहुत सारा मोल ले लेते हैं, पॉलीमराइजेशन जब करवाते हैं तो ये बन जाता है क्या, पॉलीथीन। इसको दिखाते हैं इस तरह से, है ना, ये पॉलीथीन बन गया। तो यहाँ पे कंडेंसेशन में, एडिशन में क्या है, सिंपली ऐड हो गया, है ना, बहुत सारा पॉलीथीन लिए, बहुत सारा इथीन लिए, पॉलीथीन बना दिया, बहुत सारा इथीन लिए क्या बना दिया, पॉलीथीन बना दिया, है ना। कंडेंसेशन में ऐसा नहीं होता। कंडेंसेशन में क्या होता है ना, कंडेंसेशन में जब भी बनेगा तो इसमें कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल निकलेंगे, सभी हम दिखाया था ना वहां पे, आपका वहां पे भी देखे थे, कहाँ पे, जो हम लोग हेवर्थ स्ट्रक्चर बनाए थे सुक्रोज का, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल निकाले थे ना, उसी तरह से यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, H2O निकलेगा, CO2 निकलेगा। इस छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब निकलते हैं किसी पॉलीमर के बनने के बाद तो इसको हम लोग संघनन पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, डबल बॉन्डेड वाला रहेगा, इसमें डबल बॉन्डेड रह भी सकता, नहीं भी रह सकता, है ना। दो मोनोमर के बीच क्या होगा, H2O या अदर स्मॉल मॉलिक्यूल निकलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल पॉलीथीन, है ना, पॉलीप्रोपिलीन, नाइलॉन 66, है ना, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, नाइलॉन 66, है ना। इसका मोनोमर कितने बच्चे को याद है, नाइलॉन 66 का मोनोमर कितने बच्चों को याद है ना। तो नाइलॉन 66, यहाँ 6 और 6 जो है, ये पहला 6 भी रिप्रेजेंट कर रहा है 6 कार्बन को, और ये दूसरा 6 भी रिप्रेजेंट कर रहा है 6 कार्बन को, है ना। पहला वाला 6 कहने का मतलब हेक्सामिथिलीन डायमीन, क्या बोले हम, नहीं समझ में आया सर, NH2 CH2 का होल 6 NH2, ये है आपका एक मोनोमर इसका, और दूसरा 6 क्या बोलते हैं हम लोग, एडीपी एसिड, कौन सा एसिड, एडीपी एसिड, है ना, इस तरह से CH2 का होल 4 और यहाँ पे रहेगा COH, ठीक है। तो ये हो गया एडीपी एसिड। नहीं समझ में आया, फिर से इसको मिटा के हम दिखाते हैं यहाँ पे, ना, एडीपी एसिड, ये तो दिख रहा है ना, देखिए ध्यान से, है ना, क्या बोले हम, नाइलॉन जो 6 है, नाइलॉन जो 6 है, ये 6 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 6 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला वाला 6 में कौन है, तो पहला वाला 6 में हम क्या बोले, हेक्सामिथिलीन डायमीन। तो देखिए ये हेक्सा का मतलब 6 माने हेक्सा, 7 का माने हेप्टा, 5 का माने पेंटा, ऐसा पता होगा। हेक्सा मिथिलीन, मिथिलीन माने यही है ना, NH2, हेक्सा मिथिलीन डायमीन, है ना, ये हो गया, ये पहला मोनोमर हो गया, पहला मोनोमर, है ना। इसमें हेक्सा मिथिलीन और इसका नाम है डाईएमीन, ठीक है। और दूसरा जो ये 6 है, इसका मतलब एडीपी एसिड, कौन सा है, एडीपी एसिड। एडीपी एसिड क्या होता है, देखिए ध्यान से, COOH, है ना, यहाँ पे आएगा CH2 का होल 4 और यहाँ फिर आएगा COOH, है ना। कितना कार्बन हो गया, 4 यहाँ पे, 5 और 1 6, टोटल 6 कार्बन हो गया ना। तो ये 6 का मतलब यही है, ठीक है। तो नाइलॉन 66। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, ईस्टर कैसे बनता है, ईस्टर के बारे में कल हम लोग पढ़े थे, ईस्टर कैसे बनेगा, तो क्लास 10 वाले बच्चे पढ़े थे हम लोग, है ना। जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में विक्रिया करता है तो क्या बनता है, पॉलिस्टर बनता है। तो इसमें कहने का मतलब 2 तरह का अलग अलग मोनोमर आएगा, है ना। और जब भी 2 तरह के मोनोमर इस तरह के आते हैं तो उसको भी हम लोग एक बोलते हैं कोपॉलीमर बोलते हैं ना, कोपॉलीमर। को का मतलब सह बहुलक बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलेंगे, सह बहुलक बोलते हैं, ठीक है, सह बहुलक, ठीक है। और एडिशन पॉलीमर में क्या है, सिंपल टाइप का पॉलीमर है ना, ठीक है। चेन रिएक्शन से ये होगा, है ना, चेन रिएक्शन में होगा, इसमें कार्बोकेटाइन बन सकता है, फ्री रेडिकल होगा, और इसमें स्टेप ग्रोथ होता है ना, स्टेप ग्रोथ रिएक्शन के थ्रू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है, तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में क्या होगा, नेचुरल रबर को जब कभी भी हम लोग सल्फर और गर्मी से प्रोसेस करते हैं ताकि उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाए और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, जितना भी क्वेश्चन बनाया गया एकदम छाट छाट के लिया गया सब, है ना। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके इस बार एग्जाम में आ जाए, दिख जाए, है ना। तो इसीलिए एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, सब सारा क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से करे जाना है। आगे बात करें हम लोग, नाइलॉन 66 का निर्माण कैसे होता है, जो बताया गया था, हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडीपी एसिड, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया वही चीज है ना। बेकेलाइट का निर्माण कैसे होता है, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से, है ना। फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड जब मिलेगा तो क्या मिलेगा, बेकेलाइट बनेगा, है ना। तो ये पॉलीमर चैप्टर का ही है। आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए ये आपका आ गया किसका,
केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में एनाल्जेसिक का एक उदाहरण लिखिए, आपके एग्जाम पूछा जाता है एनाल्जेसिक इसमें से कौन है, एनाल्जेसिक क्या होता है। तो एनाल्जेसिक वे पदार्थ होते हैं जो क्या करेंगे, दर्द का निवारण करते हैं ना। आपके बॉडी में अगर पेन हो रहा है तो पेन के लिए हम लोग कौन सा दवा लेंगे, तो वो एनाल्जेसिक ग्रुप का होगा, चाहे वो पैरासीटामोल हो चाहे सेरेडोन हो, जो भी हम लोग खाते हैं हमारे बॉडी में दर्द को खत्म करने के लिए जो दवा खाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनाल्जेसिक बोलते हैं। ठीक है, पैरासीटामोल हो गया, एस्पाइरिन हो गया, दर्द निवारक और बुखार में कहानी क्या है, ये पैरासीटामोल को हम लोग एंटीपायरेटिक भी बोलते हैं, दोनों तरह का है ना, एंटीपायरेटिक बोलते हैं, एंटीपायरेटिक भी बोलते हैं, एनाल्जेसिक भी बोलते हैं ना। क्योंकि पैरासीटामोल क्या है, आपसे पूछ सकता है कि कोई एक ऐसा दवा का नाम बताइए जो दर्द को भी घटाएगा और बॉडी के टेम्परेचर को भी घटाएगा, तो कौन है, पैरासीटामोल है ना। एनाल्जेसिक कहने का मतलब दर्द को घटाने वाला, और एंटीपायरेटिक कहने का मतलब जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को यानी तापमान का है ना। पायरो का मतलब यहाँ जो पायरो वर्ड है, एंटीपायरेटिक, पायरो जो वर्ड है वो तापमान से रिलेटेड है, टेम्परेचर से है ना। पायरो वर्ड है वो तापमान से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो दर्द निवारक और बुखार घटाने के लिए। एंटासिड्स का उदाहरण और उपयोग, एंटासिड्स कौन कौन सा होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, पेट की अम्लता को कम करने के लिए किया जाता है ना। एंटासिड्स का प्रयोग हम लोग जब ज्यादा खा लेते हैं तो क्या करते हैं, ढकार मारने लगता है ना, पूरा खट्टा खट्टा ढकार मारने लगते हैं, तो बाहर से क्या करते हैं, इनो लेते हैं ना। तो वही एंटासिड्स है। एंटासिड्स करने का मतलब जो एसिडिटी के अगेंस्ट काम करे, एंटा माने एंटी है ना, एंटी समझना था ना, एंटी माने विरोधी है ना। तो एंटासिड्स ये हो गए जो पेट की अम्लता को कम करने के लिए यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं लोग, एंटासिड्स बोलते हैं, या एसिडिटी को कम करने के लिए। चलिए, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके आपको एग्जाम में जाना है। एंटीसेप्टिक क्या है, तो एंटीसेप्टिक वह पदार्थ होता है जो लिविंग टिश्यू पर लगाया जाता है ना। जैसे हम लोग अपने बॉडी पे जो भी डेटॉल वगैरह लगाते हैं वो क्या है, एंटीसेप्टिक है। डिसइंफेक्टेंट क्या है, ये नहीं लगा सकते है ना, ये नहीं लगा सकते, इसको हमारे बॉडी पे लगाएंगे तो हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्म इफेक्ट देगा, जलाएगा वलाएगा है ना। तो डिसइंफेक्टेंट कहाँ लगाएंगे, तो फ्लोर है ना। जैसे हम लोग जो यूज करते हैं लाइजोल वगैरह यूज करते हैं ना, तो वो सब क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। लाइजोल हो गया, बाथरूम वगैरह में जो यूज करते हैं वो सब सारा क्या है, डिसइंफेक्टेंट। नॉन लिविंग सरफेस पे मतलब हो गया आपका जैसे फर्श हो गया, फर्श पे क्या यूज करेंगे हम लोग, डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे। एंटीसेप्टिक कहाँ यूज करेंगे, लिविंग टिश्यू पे। इसमें जो क्वांटिटी रहता है वो कम रहता है, इसमें क्वांटिटी उस चीज का क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, अल्कोहल वगैरह का है ना। जैसे डेटोल, आयोडीन, ये सब क्या है, एंटीसेप्टिक है। फिनोल है ना, क्लोरीन है ना, ये सब सारा क्या है, ये सब आपका डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव का उदाहरण लिखिए। फूड प्रिजर्वेटिव क्या क्या होगा, सोडियम बेंजोएट, सेक्रिन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, ये सब फूड को बचाते हैं ना, फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद कीमोथेरेपी ड्रग का क्या उदाहरण है, एस्पाइरिन, पैरासीटामोल, ये सब फीवर को कम करेगा। पेन, पेनिसिलिन, ये सब एंटीबायोटिक का उदाहरण। ठीक है, कीमोथेरेपी कहने का मतलब केमिकल से ट्रीटमेंट, कीमो का मतलब केमिकल, केमिकल के द्वारा अगर ट्रीटमेंट करना है तो उसको क्या बोलेंगे, कीमोथेरेपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन अल्कोहल और फिनोल का रिएक्शन है ना, जो दोनों पार्ट में देखा जाता है। ऑक्सीडेशन जब कभी भी करते हैं हम लोग प्राइमरी अल्कोहल का, तो वो क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है ना। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक बनाएगा है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद कर लेना कुछ कुछ है ना, जैसे पोटासियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटासियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पीसीसी है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पीडीसी है ना, ये सब सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिहाइड्रेशन है ना, डिहाइड्रेशन कहने का मतलब पानी जब हमारे बॉडी से या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन से वाटर का एलिमिनेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। अल्कोहल से हम लोग एल्कीन जो बनाते हैं ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक, कभी पढ़े थे, ईस्टर का निर्माण हुआ अल्कोहल है ना। ब्रोमिनेशन और फिनोल है ना, दोनों में देखा जाता है। फिनोल का अगर रिएक्शन करवाता है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, तो क्या बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल। सोडियम के साथ अल्कोहल का जैसे अभिक्रिया करेंगे तो इस H को इस Na ने क्या किया, रिप्लेस किया, सोडियम इथॉक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन रिएक्शन है जो अल्कोहल और फिनोल में देखे जाते हैं। एक क्विक रिवीजन हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज का, ठीक है, दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अल्कोहल और फिनोल की एसिडिटी का कारण लिखिए है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में है ना। अल्कोहल और फिनोल की एसिडिटी, जैसे बोलता है कि फिनोल ज्यादा अम्लीय होते हैं है ना। जैसे अगर हम पूछे कि मिथेनॉल ज्यादा अम्लीय है कि फिनोल ज्यादा अम्लीय है, क्या जवाब दोगे? तो हम लोग बोलते हैं क्या है कि फिनोल ज्यादा अम्लीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि फिनोल के केस में क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन छोड़ने के बाद यहाँ पे रिजोनेंस होता है। क्या होता है बाबू? रिजोनेंस होता है। और इस रिजोनेंस के कारण क्या होता है, फिनोल ज्यादा अस्थायी होता है। हाइड्रोजन छोड़ने के बाद तो आसानी से हाइड्रोजन को छोड़ देता, त्याग कर देता। किसी को छोड़ने के बाद
अगर हम अस्थाई हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, माने ज़्यादा स्टेबल है ना। तो उसी तरह से है ना, फिनोल को हाइड्रोजन जब छोड़ देता है वो तो ज़्यादा स्थाई फील करता है, ज़्यादा स्थाई हो जाता है, ठीक है। लोन पेयर डिक्लोराइज्ड ओवर एरोमेटिक रिंग, मोर स्टेबल कंजुगेट बेस बनता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। अल्कोहल में ऐसा कहानी नहीं है ना, लोन पेयर लोकलाइज होता है, माने यहाँ पे रिजोनेंस अनुनाद वगैरह नहीं होता है ना, कम स्टेबल कंजुगेट बेस बनेगा और कम एसिडिक होगा, है ना, पानी से भी कम होता है। चलिए अब हेलो एल्केन्स में, है ना, हेलो एल्केन्स में बात करेंगे तो SN1 और SN2 प्रतिक्रिया का अंतर लिखिए, है ना। हेलो एल्केन्स में क्या कहानी है SN1 का, SN1 क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिमोलिकुलर, SN2 बाइमोलिकुलर, है ना, एक आणविक और बहुआण्विक, ठीक है। SN1 कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है, हाँ करता है, इसमें नहीं करता है। अभिक्रिया की दर दोनों पर निर्भर करती है ना, SN1 में केवल किस पे निर्भर करती है, सबस्ट्रेट पे। कहने का मतलब है जैसे RX प्लस NU करते हैं हम लोग, है ना, इस तरह से अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पे RNU बनता है और यहाँ पे X माइनस निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, है ना। सबस्ट्रेट का मतलब मेन जो अभिकारक है, और ई है आक्रमणकारी अभिकारक, है ना, आक्रमणकारी अभिकारक, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेट है ये किस पे डिपेंड करता है, RX पर, है ना, अभिक्रिया का जो दर होगा इस पे डिपेंड करेगा। और इसमें क्या है, R बराबर क्या होगा, दोनों पे डिपेंड करेगा, RX पे और न्यूक्लियोफाइल पे, है ना। तो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे निर्भर करता है। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, SN1 का तो हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, बहुत बार क्वेश्चन आया इससे। इसका क्या हो जाएगा, तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है, इस तरह से। आगे बढ़े हम लोग, राइट HBZ रिएक्शन। HBZ रिएक्शन क्या है, तो ये एक तरह का अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जो इसमें क्या होता है, अल्फा पोजीशन पे हेलोजिनेशन हेलोजन ग्रुप ऐड होता है। देखिए यहाँ पे ये ब्रोमीन है, इसका अल्फा पोजीशन कौन है, ये है ना, ये फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन अल्फा होता है। अल्फा पे जो हाइड्रोजन है, यहीं पे आपका एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पे ये ब्रोमीन आएगा। देखिए ध्यान से, ये ब्रोमीन कहाँ पे आ गया, इस कार्बन के साथ जुड़ गया है ना, अल्फा पोजीशन पे। तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, HBZ रिएक्शन, है ना। तो यह अल्फा हेलो एसिड बनाने की रिएक्शन है। इसके बाद एसिड को सॉल्ट ईस्टर में बदलकर हेलो एल्केन्स तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से लिगेंड क्या होता है, लिगेंड की परिभाषा क्या है, तो लिगेंड वह मॉलिक्यूल या आयन है जो सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से जोड़ता है ना। जैसे हम लोग जितना भी कॉम्प्लेक्स देखते हैं FeCN6, है ना, और बाहर में K4 है ना, तो इसके साथ ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, है ना, केंद्रीय धात्विक परमाणु, है ना। इसके साथ जो भी पदार्थ जुड़ा रहता है ना, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो भी संबंध है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा रहता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जो जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड क्या क्या होगा, लिगेंड भी 3 तरह का होता है ना, उसमें एक एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है ना, एम्बीडेंटेड लिगेंड, है ना। एम्बीडेंटेड लिगेंड में कौन कौन होगा, NO2, है ना, SCN और CN, है ना। ये 3 लिगेंड इसी में बनता है, कौन सा आइसोमेरिज, लिंकेज आइसोमेरिज, है ना, लिंकेज आइसोमेरिज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। NiCl4 अनुचुंबकीय है जबकि NiCN4 प्रतिचुंबकीय है। क्यों, ऐसा क्या है, देखिए क्लोरीन यहाँ पे कहानी है, जब इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो क्लोरीन क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है बाबू, वीक फील्ड लिगेंड है ना, वीक फील्ड लिगेंड है। जबकि NiCN4 में क्या है, जो साइनाइड है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो होता क्या है, जब इसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, NiCl4 जो 2- है, इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेगा इस तरह से, x + 4 × -1 बराबर -2, तो x - 4 + 2 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया, +2। तो यहाँ पे निकेल पे कितना चार्ज हो गया, +2। निकेल का मतलब कितना परमाणु संख्या, निकेल का परमाणु संख्या कितना होता है बताइए, निकेल का परमाणु संख्या कितना होता है, तो निकेल का परमाणु संख्या हो गया 28। 28 का कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग, आर्गन 4s2 3d8। अब 2 को निकल गया, इससे क्या हो गया, तो निकल गया तो क्या हो गया, निकालना है इलेक्ट्रॉन कहाँ से, हमेशा बड़ा वाला सेल से। बड़ा वाला सेल कौन है, 4 बड़ा है कि 3, तो 4 बड़ा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s में हो जाएगा 0 और 3d हो जाएगा 8। अब d में कितना घर होता है, हम लोग पढ़े d में 5 घर, 5 घर मतलब 5 का छक, कितना इलेक्ट्रॉन भरना है बाबू, 8 भरना है। तो 8 भरेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कहानी क्या है, अब कहानी शुरू होता है। ये क्लोरीन कैसा आदमी है, तो क्लोरीन कमजोर आदमी है। तो जब क्लोरीन जब आएगा इसके पास, तो ई वाला इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता है। तो जब पेयर्ड नहीं होगा तो क्या कहानी है, ये बनाता है अनुचुंबकीय। मतलब इसमें n का वैल्यू कितना आ गया, 2। n का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। जबकि साइनाइड वाले केस में क्या होगा, जब साइनाइड का हम लोग जब इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या वही होगा, है ना, रिजल्ट अलग आएगा, है ना। x + 4 × -1
Cn का -1 होता है बराबर -2, x -4 इधर आएगा तो +2, 0 x बराबर कितना आ गया +2। यहाँ पे भी निकेल पे कितना चार्ज है +2 है ना, तो आर्गन हो जाएगा 4s0 और 3d 8 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग ये डायग्राम बनाते हैं इस तरह का, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे आपका, है ना, डी एंड एफ ब्लॉक का। इस तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे ना, उसको और डिटेल में करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा पार्ट का है तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसको छोटा करने के लिए काम करेंगे, ठीक है। अब डी में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है हम लोग को, डी में भरना है 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन कहानी क्या है, ये है गब्बर सिंह, साइनाइड क्या है, गब्बर सिंह बहुत मजबूत आदमी है ना, इसके डर से, जैसे हम ना कि जब गब्बर सिंह रोता है तो बहुत दूर दूर तक बच्चे मतलब खाना खा लेते हैं, सो जाते हैं, इस तरह से है ना, एक उसी टाइप का। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये जब आता है ना तो इसको यहाँ से पेयर अप कर देता है। तो पेयर अप कर देगा तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। n बराबर क्या करेगा, 0 कर देगा। तो जब यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिचुंबकीय बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है ना, आपको इसको पहला चैप्टर में पढ़े होंगे, सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग, है ना, संकुल यौगिक और द्विक लवण में क्या अंतर है, बताइए। संकुल यौगिक मतलब कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का है। द्विक लवण, है ना, इसको बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, कि दोनों के डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है ना। तो ऐसा यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु के चारों ओर लिगेंड जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। ऐसा लवण जो दो साधारण लवणों के मिले से बनता है, जैसे यहाँ पे है ना, पोटासियम एल्युमिनियम, जो ये है पोटासियम जिसको बोलते हैं, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं K2SO4 Al2SO4 का होल 3, है ना, और 24H2। देखिए ध्यान से, इन दोनों क्वेश्चन में क्या है, पोटासियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट, दो गो सॉल्ट है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसको डबल सॉल्ट इसीलिए बोलते हैं, दो गो सॉल्ट जुड़ल रहेगा। फिटकिरी है ना, फिटकिरी है, ये कौन है, फिटकिरी जो यूज करते हैं हम लोग। इसके अलावा फिटकिरी के अलावा मोर सॉल्ट वगैरह होता है ना, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, ये वाला है ना। और देखिए इसमें क्या कहानी, इसका उदाहरण क्या है, NiCN4। इसमें क्या है, इसको जब पानी में डालेंगे तो ये कंप्लीटली टूटेगा ना, ये पूरा का पूरा टूट के छितर बितर हो जाएगा, है ना। छितर बितर हो जाएगा कहने का मतलब क्या क्या देगा आपको, देखिए ध्यान से। इसको जब हम लोग पानी में डालेंगे ना, तो पानी में जब डालते हैं इसको, तो ये क्या देगा, पोटासियम देगा, सल्फेट देगा, और क्या देगा, एल्युमिनियम देगा, है ना, और सल्फेट देगा। लेकिन इसको जब पानी में डालेंगे तो कुछ हो नहीं देगा, ये वही रहेगा ना, ये पूरा का पूरा, ये पूरा दम अंबुजा सीमेंट वाला कहानी है ना। तो जो पानी पे डालने पे अपने आइडेंटिटी को नहीं बचा पाते, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग डबल सॉल्ट। जो बचा लेता है अपना इज्जत, उसको क्या बोलते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं ना। इज्जत वाला बात है ना, कहानी है, इज्जत जो बचा लिया कॉम्प्लेक्स, जो नहीं बचा पाया डबल सॉल्ट, ठीक है। तो ये अपने आइडेंटिटी को लॉस कर देता है, अपना उसका जो भी इज्जत है ना, ठीक है। विलयन पर व्यवहार, पानी में घुलते समय डिसोसिएट होकर आयोनाइज होता है ना, जो बताया गया कहानी। आयोनाइज, पानी में घुलते समय डिसोसिएट होकर आयोनाइज होता है, किसमें, सेंट्रल मेटल लिगेंड बॉन्ड नहीं टूटता है। मतलब किसमें टूटता है, जैसे मान लीजिए काउंटर आयन है इस तरह का, बाहर में कोई है ना इस तरह का, तो इसमें टूटेगा, ये बनाएगा 4K+ और FeCN6 4- बनाएगा, यहाँ पे टूटेगा। लेकिन यहाँ ई दोनों का मेटल और लिगेंड का बॉन्ड नहीं टूटेगा, वो पूरा अंबुजा सीमेंट है ना, पूरा मजबूत बंधन, ठीक है। आप बोलेंगे सर अंबुजा सीमेंट का प्रचार कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये पानी में घुलते समय डिसोसिएट होकर आयोनाइज होता है, लेकिन किसमें होता है, काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन में। सेंट्रल मेटल और लिगेंड का बॉन्ड नहीं टूटता है, पानी में घुलते ही अपने मूल लवणों में पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, जो बताया गया था ना, पोटासियम देगा, एल्युमिनियम देगा, सल्फेट देगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा तीनों आयन में दे दिया। सेंट्रल मेटल और लिगेंड एक यूनिट बनाते हैं, अलग अलग लवण स्वतंत्र रूप से मौजूद रहते हैं ना, इसमें प्रत्येक आदमी जो है नेता है ना। विशेष मैग्नेटिक कलर या स्टेबिलिटी प्रॉपर्टी होता है, इसमें साधारण लवण के जैसे व्यवहार करते हैं। तो ये आपके कोई 2 या 3 पॉइंट याद कर लो, 3 नंबर का आएगा, तीनों पॉइंट लिख देना, आ जाना, नंबर मिल जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, आगे बढ़ते हैं। संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन क्यों है, रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। जैसे हम लोग नमक खाते हैं, नमक सफेद है ना, लेकिन आयरन का कंपाउंड, आयरन फेरस सल्फेट है ना, ये सब सारे कंपाउंड फेरस का हो गया, कॉपर का हो गया, निकेल का हो गया, मैग्नीज का हो गया। जैसे पोटासियम परमैंगनेट, कल पढ़ाए थे हम 10 क्लास वाले बच्चों को, तो पोटासियम परमैंगनेट जो होता है वो बैगनी कलर का है ना, बैगनी कलर का, आपको ऐसे भी आपको याद रखना है ना। पोटासियम डाइक्रोमेट है ना, ये बहुत मस्त कलर का, एकदम नारंगी कलर का होता है। तो आखिर यहाँ मैग्नीज का कंपाउंड कलर हो गया, क्रोमेट का क्रोमियम का कंपाउंड जो हो गया वो भी कलर हो गया, नारंगी हो गया।
नमक जो खाते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड, वो वाइटे रहता है ना। पोटासियम का कोई लेंगे, पिलेट्स वगैरह, पोटासियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, है ना, मैग्नीशियम का लेंगे, तो वो सब सफेद कलर का होता है। तो इसका कहानी क्या है, वही आंसर है ना। संक्रमण धातुओं के पास आंशिक रूप से डी कक्षक भरा होता है ना। देखिए ध्यान, सिंपल सा एक बता दे रहे हैं ना, सिंपल सा क्या बता रहे हैं, जब कभी भी D1 से लेकर D9 तक इलेक्ट्रॉन अगर है, मतलब D1 है या D9 है, तो उसमें कलर आएगा, है ना, उसमें कलर आएगा, उसका रंग होगा। सिंपल से याद रखना, क्योंकि वहां पे डी ट्रांजिशन होता है। क्या होता है, डी संक्रमण होता है, यही चीज लिखा गया है ना। जब इन यौगिकों पर सफेद प्रकाश पड़ता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में कूद जाते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, डी संक्रमण। आप लोग पढ़े होंगे इस चीज को, है ना, इस तरह से पढ़े होंगे आप, इस तरह पढ़े है ना, इस तरह से पढ़े होंगे। ऑक्टाहेड्रल फील्ड, है ना, अष्टफलकीय फील्ड और टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय फील्ड, है ना। यहाँ का इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ जाता है, लेकिन यहाँ ये होता है, मतलब बोलते हैं ना लोग, ग्राउंड स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है ना। ग्राउंड स्टेट वाला, नीचे वाला स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, ऊपर वाला स्टेट कम स्टेबल होता है। अब सर ये स्टेट कहानी क्या है, अरे उत्तेजित अवस्था पड़े हो गया ना, उत्तेजित, है ना। इस प्रक्रिया में यौगिक क्या आता है, प्रकाश से कुछ अंगों को अवशोषित कर लेता है, अंगों बोल दिए ना, रंगों को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। जो रंग अवशोषित नहीं होता वो हमारी आंखों को दिखाई देता है, इसलिए यौगिक रंगीन दिखाई देता है। आपको सिंपली क्या बोलना है, रंगीन क्यों होते हैं, एक वर्ड में, है ना, डी ट्रांजिशन के कारण। इतना तो लिख के आ जा सकते हो, है ना, डी ट्रांजिशन के कारण। दीदी नहीं बोलना है, डी बोलना है ना, डी ट्रांजिशन के कारण, ठीक है, डी ट्रांजिशन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी संक्रमण तत्व क्यों नहीं है ना, इसका क्या कहानी है। जिंक, कैडमियम और मरकरी, इसको संक्रमण तत्व क्यों नहीं बोलते। ये डी ब्लॉक का आदमी है, डी ब्लॉक के घर में रहता है ना। जैसे कोई आदमी होता है कि भारत में रहता है लेकिन भारत का गुण नहीं गाता, उसी तरह से ये डी ब्लॉक का, डी वाले ब्लॉक में जब देखोगे तो ये रहता है, जिंक, कैडमियम और मरकरी रहता है सबसे लास्ट वाला, है ना। D10 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब D10 रखता है, लास्ट वाला है। जैसे हम लोग बोलते हैं D1 से लेकर D10, डी में 10 गो इलेक्ट्रॉन रहता है, सबसे लास्ट वाला घरवा में यही रहता है, कौन, जिंक, कैडमियम। कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 12 का ये सदस्य है, ठीक है। तो इसका कहानी क्या है, तो आंशिक रूप से भरे डी कक्षक का नियम है कि संक्रमण धातु वह तत्व होता है जिसके किसी यौगिक में डी कक्षक आंशिक रूप से भरे हो, है ना। ये आंशिक रूप से भरे डी कक्षक का नियम है कि हम संक्रमण उसी को बोलेंगे जिसमें D1 से लेकर D9 तक, माने ये पूरा का पूरा जो घर है 5 गो, उसमें कम से कम एक गो इलेक्ट्रॉन जो है, एक गो इलेक्ट्रॉन अकेला रहना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 गो घर है, अब देखिए यहाँ 8 गो तक भरा गया, 9 गो भरा गया, ई वाला घरवा तक अगर खाली है, कौन वाला घरवा तक, ये वाला घर तक अगर खाली है ना, ई घर तक अगर खाली है तो इसको बोलेंगे हम लोग संक्रमण। लेकिन अगर पूरा का पूरा अगर भर जाता है, पूरा का पूरा भर जाएगा तो इसको संक्रमण नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि डी, उसके डी कक्षक में कम से कम कितना होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो भी अनपेयर्ड, अयुग्मित, है ना। जिंक, कैडमियम और मरकरी के लिए स्थिति क्या है, 3D10 4s2, 4D10 5s2 और 4f 14 5D10 6s। देखिए सब में डी में 10-10 गो भरा है, तो पूरा का पूरा घर जो है वो इलेक्ट्रॉन से भरा रहता है इसे, है ना। 10 गो है ना, तो पूरा का पूरा भरा रहेगा। तो पूरा का पूरा जब भरा रहेगा, डी 10 में से 10 भरा रहेगा, तो उसको हम लोग संक्रमण नहीं बोलते हैं। इसीलिए इन लोग के जो यौगिक भी होते हैं वो कैसे होते हैं, सफेद होते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, क्यों सफेद होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी ट्रांजिशन नहीं होता है ना, यहाँ पे डी ट्रांजिशन नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पी ब्लॉक एलिमेंट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास वैलेंस शेल में एस और पी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन खोकर साझा करके अलग ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं, है ना। अब पी ब्लॉक का कहानी क्या है, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं, डी ब्लॉक भी दिखाता है, पी ब्लॉक भी दिखाता है ना। जैसे नाइट्रोजन का -3 +3 +5, तो इसका कहानी क्या है, इसके बाहर वाला कक्षा में एस कक्षक और पी कक्षक का इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स खो करके ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। जब इलेक्ट्रॉन खोएगा तभी ना होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मान लिया जाए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 और 2p3 लिखते हैं ना। यहाँ पे इस तरह का है ना, इस तरह का है। अगर ये पांचों का पांचों इलेक्ट्रॉन खो दे तो 5 दिखाएगा, अगर एक खोएगा तो क्या दिखाएगा, 4 दिखाएगा, जो बहुत कम दिखाता है ना। तो इन लोग में 2-2 का, पी ब्लॉक में याद रखना है, पी ब्लॉक में जितने एलिमेंट होते हैं वो 2-2 का डिफरेंस करके दिखाएंगे, 1 दिखाएगा, 3 दिखाएगा, 5 दिखाएगा, 7 दिखाएगा, इसे। डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता, वहाँ कंटिन्यू होता। उसका कहानी इसी तरह से है ना, जैसे ये जब छोड़ेगा तो पहले ये छोड़ेगा, है ना, ये जब छोड़ेगा तो पेड अप करेगा, इस तरह से कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट पी ब्लॉक का है ना, N2 नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों होते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, त्रिबंध होता है, जो कि मजबूत बंधन होता है। इसको तोड़ने के लिए 941.4 किलो जूल एनर्जी का जरूरत पड़ता है, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है? बहुत ऊंचा होती है, बहुत उच्च होती है। इतना कितना? 940 किलो जब एनर्जी आप दीजिएगा तभी जाके बॉन्ड टूटेगा, तो एनर्जी मिलेगा तब ना होगा, नहीं होता है ना। इसीलिए नाइट्रोजन हम लोग के बॉडी में जैसे जाता है वैसे बाहर निकल आता है। अमोनिया का क्वथनांक pH 3 से अधिक है, क्यों है ना। अब अमोनिया का क्या खास बात है pH 3 से? इसको फॉस्फिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉस्फिन। इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं। इसमें क्या है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बताया गया था ना यूपीएससी वाला एग्जाम से भी टफ। ये तीनों को एलिमेंट का सिलेक्शन होता है, किसका? फोन का। जैसे आप लोग फोन का सिलेक्शन करते हैं उसी तरह से, है ना। फोन ग्रुप, हाइड्रोजन बॉन्ड भी फोन का ही सिलेक्शन करता है, ठीक है। चलिए, तो नाइट्रोजन छोटे आकार और उच्च विद्युत ऋणात्मकता का होता है। NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, pH 3 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता, इसीलिए इसका क्वथनांक कम होता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो मजबूत बंधन होगा, तो उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा भी तो ज्यादा लगेगा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। PCl5 ज्ञात है लेकिन NCl5 में नहीं होता, ऐसा क्यों? क्या नहीं है ना, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक घर का आदमी है, तो ये 5 गुणों के साथ जुड़ जा रहा है। 5 गुणों के साथ क्या नहीं जुड़ रहा है? इसके पास घर नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या है? Sp है, और sp दो ही को कक्षक है, इसके पास क्या होता है? Spd होता है। d वाला कक्षक इसके पास होता है, इसीलिए 5 को बना लेता है, ठीक है। तो n के पास d कक्षक नहीं होता। आप देखे होंगे ना, जब नाइट्रोजन का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, नाइट्रोजन का साथ होता है 1s2, है ना, 2s2, 2p3 लिखते हैं, तो इसके पास s और p वाला ही घर है, d वाला 2 में d घर नहीं ना होता है, यहाँ n बराबर 2 ही गया है ना, तो 2 में s और p ही रहता है, ठीक है। लेकिन जब p के बात करेंगे, p का 15 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, है ना, और 3p3, यहाँ पे d वाला पूरा का पूरा घर खाली है, क्योंकि थर्ड सेल में d कक्षक भी होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाटर द्रव है लेकिन H2S गैस है, क्यों? है ना। अब यहाँ भी कौन सा रीजन? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना, क्योंकि फोन यहाँ भी ऑक्सीजन दिख रहा है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन छोटा और अधिक विद्युत ऋणात्मकता है, H2O में मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है, इसलिए कहानी है। सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, इसीलिए गैस है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड है लेकिन मजबूत है। ओजोन, ओजोन जो होता है प्रबल ऑक्सीकारक क्यों है ना। ओजोन आसानी से विघटित होकर क्या उत्पन्न करता है? ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, ये नवजात बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? नवजात ऑक्सीजन, जो कि बहुत ज्यादा विक्रियाशील होता है। इसीलिए ऊपर का जो हम लोग का लेयर होता है, कौन वाला लेयर? अल्ट्रावायलेट वाला जो रेज वाला जो लेयर है, माने ओजोन का लेयर, यही कमजोर करता है ना। ओजोन हम लोग इधर से जैसे फ्लोरीन छोड़ते हैं, फ्लोरीन उसको खींच लेता है, वहाँ होल बन गया, अल्ट्रावायलेट रेज हमारे बॉडी तक पहुंचा, हमारे बॉडी में स्किन कैंसर करता है ना, इस तरह से। SF6 ज्ञात है लेकिन HCl6 ज्ञात नहीं है। अब इसका क्या कहानी है? तो क्लोरीन का साइज बड़ा होता है ना, अपने से छोछो का बड़ा आदमी को नहीं संभाल पाएगा ये, इसीलिए HCl6 नहीं होता है, SF6 फ्लोरीन छोटे साइज का होता है तो संभाल लेता है ये कहानी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। पेप्टिकरण किसे कहते हैं? किसी ताजे बने अवक्षेप को विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडल विलयन में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? पेप्टिकरण कहते हैं, पेप्टाइजेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेट प्लस इलेक्ट्रोलाइट क्या मिलाया? कोलाइड बनाया, है ना। टिंडल प्रभाव क्या है ना, टिंडल प्रभाव इसको पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं। जब प्रकाश की किरण कोलाइडल विलयन में गुजरती है तो कोलाइडिकल प्रकाश को बिखेर देती है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है, जिससे प्रकाश का मार्ग चमकने लगता है, इसी को क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव, ठीक है, लाइट का स्कैटरिंग। चलिए इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन होगा, हमको लगता है ये, गिव डिफरेंस बिटवीन अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। आणविकता किसको बोलेंगे? यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले, टकराने वाले अणुओं की संख्या है। यह हमेशा एक पूर्णांक 1, 2, 3 होती है और सिद्धांतिक होती है, ये जरूर याद करके जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए कोटि क्या बोलेंगे हम लोग? कोटि क्या बोलेंगे? यह वेग नियम समीकरण में सांता के घातकों का योग है, ये शून्य या भिन्नात्मक हो सकता है और यह प्रयोगात्मक होती है ना। कोटि मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना, कोई भी जब रेट इक्वेशन लिखते हैं तो इसका जो पावर होता है ना, ये जो सांद्रता का जो पावर होता है 1, 2, इस दोनों को जोड़ देने से जो बनता है उसको बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि, है ना। वेग नियम समीकरण में सांद्रता के घातों का योग है, सांद्रता के घातांकों का योग को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं, विक्रिया की कोटि बोलते हैं। जो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन ई कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, है ना, भिन्न में नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिशोषण हमेशा ऊष्मा छुपी क्यों होती है ना? जब अधिशोषण होता है तो अवशोषित अणु सतह पर उपस्थित अवशिष्ट बल के साथ जुड़ते हैं, इससे सतह की ऊर्जा घट जाती है, घटती हुई ऊष्मा
के रूप में मुक्त होती है, इसलिए अधिशोषण हमेशा क्या होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसको आपको देख लेना है। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे विनम्र आग्रह है कि सारे क्वेश्चन एग्जाम देने से पहले देख कर आए और अपने मार्क्स को बढ़ाएं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बात करेंगे हम लोग। अगर आपको ये वीडियो ये सेशन अच्छा लगा तो आपको कमेंट करना है कि सर अच्छा लगा, तो इससे से जुड़ा हुआ या इससे हम लोग और मतलब इसी सीरीज में आगे बढ़ाते हुए दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लाया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे जुड़े, अगर सेशन अच्छा लगा तो उसको लाइक करना है, कमेंट करना है और वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को लेकर के आएंगे। वो कब, आज नहीं, आपका जो क्लास चलेगा 12 वाला वो चलेगा अल्टरनेट में, जैसा है ना, आज चला कल नहीं चलेगा, परसों चलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट।